ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 1.5 साल में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देशवासियों से 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 से 1.5 साल बाद दिल्ली वासियों को पानी की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के निर्देशन में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत शहर में पानी की कमी खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी दिल्ली जल बोर्ड 1000 MGD पानी का उत्पादन कर रहा है और दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 1200 से 1300 MGD का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में जल स्तर बहुत ऊपर है, जहां जमीन खोदते ही पानी मिल रहा है। श्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि यमुना हर साल बाढ़ग्रस्त होती है, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली का भूजल स्तर अपने आप रिचार्ज हो जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर ट्यूब वेल्स स्थापित करेगी, जिससे पानी की समस्या से निजात मिल सकेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज एक समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए UG@admission.du.ac.in, स्नातकोत्तर के लिए PG@admission.du.ac.in और पीएचडी के लिए PhD@admission.du.ac.in वेब पोर्टल लॉन्च किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए इच्छुक छात्र सीधा इन वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने 68 कॉलेजों के माध्यम से 78 स्नातक और 198 बीए प्रोग्राम जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 71,000 सीट पेश की है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की शुरुआत भी की है, जो दाखिले के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पिछले साल की तरह इस साल भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के परिणामों के आधार पर ही दाखिले किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। अपराध शाखा ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 11 अवैध देसी पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। आज एक वक्तव्य में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसे इन अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माई गॉव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800117800 पर भी सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक सुधार हुए हैं। श्री मोदी ने आज ट्विटर पर कहा कि केवल कारोबार करना ही सुगम नहीं हुआ है, बल्कि सुधारों से युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्धि और नवाचार में तेजी लाने के लिए सुधार करती रहेगी। सरकार ने निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है, जिससे कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिली है।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मुंडा ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए शुरू किए गए पीवीटीजी मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज के गांवों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य, सड़क और दूरसंचार संपर्क तथा आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 1,12,000 जनजातीय बहुल गांव हैं। सरकार ने इनमें से 36,000 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। पिछले 9 वर्षों में इस सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि हम मूल रूप से जीवन पद्धति के साथ ऐसे मापदंड जिससे एक सार्वभौमिक व्यवस्था को ताकत मिलती है, उसके साथ किसी तरह का हस्तक्षेप न करते हुए विकासात्मक कार्य योजना को इस दृष्टि से आगे बढ़ाए कि हम शिक्षा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाएं, स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए जागरूक करें। एक अभूतपूर्व योजना शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है और उसका बहुत अच्छा परिणाम अब आने लगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज कहा कि उच्च तकनीक वाले ऑटो उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता अब काफी कम हो गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये उपलब्धि सरकार द्वारा ऑटो उपकरणों के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से संभव हुई है। इसके तहत 25,938 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 84 कंपनियों को कड़े मापदंडों के आधार पर चुना गया। इन कंपनियों में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के दायरे में 34 करोड़ से अधिक लोगों को लाया गया है। श्री महेंद्र नाथ ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत देश भर में 5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर कहा कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 44 करोड़ 32 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने पर्यावरण को लेकर भी बेहतर काम किया है। मोदी सरकार की 9 वर्ष की उद्योग जगत की समृद्धि और उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारों को लेकर के बहुत ही शानदार पहल है। पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंट पर पॉलिसी बनना अन्य देशों में शुरू हो गया था। हमारे देश में 2004 से 14 तक कभी उसको सोचा तक नहीं किया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उस दिशा में कैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़े, कैसे हम डीजल पेट्रोल के वाहनों से हटे और पर्यावरण का ध्यान देने का काम और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध सामान्य मानवीय से लेकर हर स्तर के व्यक्ति को उपलब्ध कराने के काम को हमारी सरकार ने सभी के लिए सोचना शुरू किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वो इस महीने की 21 तारीख को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लें। उनका कहना है कि योग विश्व के लिए बहुमूल्य उपहार है जिससे जीवन संतुलित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए एक भाषण में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया था। 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। विश्व भर में योग को स्वीकार करना देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की एक अभिन्न विरासत है। योग के विस्तार और महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन और ई पर्यटन वीजा में अल्प अवधि की योग गतिविधियों को भी शामिल किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में
आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। करोल बाग जोन के अंदर बिल्डिंग माफिया और दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों की कथित साठगांठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आज महापौर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों की मांग है कि इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल निगम कर्मचारियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कहा है कि करोल बाग के अंदर हर बिल्डिंग से माफिया और निगम कर्मचारियों के द्वारा पैसों की वसूली की जा रही है। उन्होंने निगम में पूर्ववर्ती सरकार पर इस गंभीर मामले की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली नगर निगम ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वर्गीय लाला देशबंधु गुप्ता को आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेरी गेट स्थित लाला देशबंधु की प्रतिमा पर क्षेत्रीय पार्षद किरण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने फूलमाला अर्पित की। लाला देशबंधु गुप्ता एक पत्रकार, भारत की संविधान सभा के सदस्य और एक समर्पित सांसद भी थे, जिनका मानना था कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया संविधान भारतीयों के लिए सबसे अच्छा और सुविचारित दस्तावेज है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय के मद्देनजर एहतियात के तौर पर 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुल 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेटेड और 27 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेटेड भी किया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में ओखा एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल, राजकोट वेरावल एक्सप्रेस, अहमदाबाद वेरावल इंटरसिटी, पोरबंदर वेरावल एक्सप्रेस, पोरबंदर दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस, भुज दादर एक्सप्रेस और जूनागढ़ देलवाड़ा स्पेशल शामिल है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। श्री सिंह ने आज तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा चलने और कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 1.5 साल में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष रक्तदाताओं का आभार प्रकट करने और अधिक लोगों को नए रक्तदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का विषय है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। ये उस भूमिका को रेखांकित करता है जिसे हर एक व्यक्ति रक्त या प्लाज्मा का मूल्यवान उपहार देकर निभा सकता है। ये रक्त की सुरक्षित और स्थायी आपूर्ति बनाने के लिए नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने और किसी को जीवन का अमूल्य उपहार देने का संकल्प लेने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 1.5 साल में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देशवासियों से 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।